हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं अंशिका मोदी, AR21 गेट CSE 2024। तो वेलकम अंशिका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए ऑडियंस को, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अंशिका मोदी है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और इस साल मैंने गेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 21 हासिल की है। एंड आई एम करेंटली इन माई फाइनल ईयर ऑफ बीटेक। और लास्ट ईयर थर्ड ईयर में मेरी ऑल इंडिया रैंक 983 आई थी सेम पेपर में। वाह, DA का भी आपने दिया था क्या पेपर? हाँ सर, दिया था। डीए में मेरी इस बार रैंक 220 आई है, 220। वाह, वो भी बहुत अच्छी रैंक है यार। ठीक है तो सर। तो आपने कब से स्टार्ट किया था बेसिकली गेट के बारे में? कब माइंड में आया कि तैयारी करनी चाहिए गेट की कॉलेज में? सब माइंड में तो हमेशा से था मेरा कि मुझे गेट देना ही है, फर्दर स्टडीज करनी है। बट एक्चुअल में प्रिपरेशन मैंने एंड ऑफ फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट की थी, अपनी फिफ्थ सेमेस्टर की स्टार्टिंग में मान लो। तो तब हम्म। था कि रिसोर्सेज ढूंढ रही थी कि किधर से प्रिपेयर करना है, किधर से नहीं। सो काफी ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज मिल गए थे, तो उनसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और अराउंड मेरा थर्ड ईयर में ही सारा सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग खत्म हो गया था, तो उसके बेसिस में मैंने थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट दिया, जिससे मेरी 983 रैंक आई। फिर मुझे बाद में फोर्थ ईयर का प्रिपेयर करते करते पता चला कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन में काफी गैप्स हैं, जिसकी वजह से मैंने वो क्लासेस ज्वाइन किया और वो मेरे गैप्स फिल हुए, और इसलिए इस साल इतनी अच्छी रैंक आई। हाँ, ये तो है। काफी अच्छा जंप है, मतलब 983 से 21 तो ह्यूज जंप है ना। हम्म। तो जब आपने जैसे थर्ड ईयर में स्टार्ट किया तो उस टाइम कुछ पर्टिकुलर कोचिंग लिया था कि सिर्फ ऑनलाइन रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज, समथिंग यूट्यूब से कर रहे थे आप? सर, थर्ड ईयर में मैंने कोई कोचिंग में इनरोल नहीं किया था। एक दो टेस्ट सीरीज में इनरोल किया था, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बना बिना तो प्रिपरेशन बेकार ही होती है। बट सब बिल्कुल। कुछ ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज से, इधर उधर से रिसोर्सेज ढूंढ के जो मुझे अच्छे लगे, तीन चार रिसोर्सेज से पढ़ के उसके बाद फिल्टर आउट करके सारा कंटेंट मैंने तब प्रिपरेशन की थी। बट उस चीज को लेकर मैं बोलना चाहती हूँ कि वो जो मैंने फिल्टर आउट करने में टाइम दिया था, वो मुझे नहीं देना चाहिए था। कोई एक अच्छी बेस्ट कोचिंग पकड़ लो और उसके कंटेंट देखने लगो, क्योंकि फिल्टर आउट करने में इतना टाइम जाता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद पता चले नहीं इन्होंने ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ा रखा, तो फिर दूसरे हम्म। सब्जेक्ट, दूसरी कोचिंग या दूसरे रिसोर्स पे जाकर दूसरी उनका वो सब्जेक्ट पढ़ो, तो उस चीज में काफी टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने उस टाइम पे यही किया था थर्ड ईयर में, फ्री रिसोर्सेज सब। फिर फोर्थ ईयर में पर्टिकुलर मैं सिर्फ वो क्लासेस को लेकर स्टिक थी, उन्हीं की वीडियोस देखती थी, उन्हीं की वीकली क्विज और टेस्ट वगैरह सब उन्हीं का, और कुछ नहीं। हम्म। तो जब आपने थर्ड ईयर में मतलब कुछ कलेक्ट किया रिसोर्सेज, तो आपने नोट्स वगैरह खुद बनाए थे या फिर रेफर किए थे किसी की और? नहीं सर, नोट्स हमेशा मैंने अपने प्रेफर किए हैं, क्योंकि किसी और के नोट्स मेरा पढ़ने का ही मन नहीं करा कभी भी। तो नोट्स हमेशा हम्म। मैं अपने ही खुद बनाती थी। थर्ड ईयर में मैंने नोट्स बनाए थे जहाँ से मैं प्रिपेयर कर रही थी, उनके बिल्कुल पर्टिकुलर। और उसके बाद जब फोर्थ ईयर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की गो क्लासेस से, तो मुझे मोस्ट ऑफ द चीजें आती ही होती थी। तो कुछ भी ऐसा लगता था गो क्लासेस में ये नया है या ये चीज मुझे गलत पता थी, तो मैं अपने नोट्स में एडिटिंग कर लेती थी उन्हीं नोट्स में। बट मैंने फोर्थ ईयर में प्रॉपर नए नोट्स नहीं बनाए, जो थर्ड नोट्स थे, थर्ड ईयर के नोट्स थे, उन्हीं में कंटिन्यू कराया सब कुछ। हम्म। तो आपने डिजिटल नोट्स बनाए थे? नहीं नहीं नहीं, हैंड रिटन, वो जो होता है ना, चार ओहो। पांच पेन लेकर लड़कियों वाला एटीट्यूड, कि ग्रीन पेन, पिंक पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, सब कलर के पेन्स होते थे, उससे एकदम सजा सजा के नोट्स बनाया करती थी। हाँ, और काफी लोग ना मैसेज करते रहते हैं कि यार हमें ना दूसरों के नोट्स दे दो, अनोटेड नोट्स दे दो, तो उनके लिए क्या कहना हम्म। चाहोगे? बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं कि मेरे पास भी आते हैं लिंक्डइन पे काफी मैसेजेस कि दीदी अपने नोट्स शेयर कर दो, या आपके नोट्स शेयर कर दो, मेरे को हेल्प मिल जाएगी। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि नोट्स अपने खुद बनाओ, क्योंकि जब नोट्स बनाते हैं तो हमको लिखते लिखते वो चीज याद हो जाती है कि ये चीज लिखी थी मैंने कभी, तो कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज फिक्स हो जाती है। तो मेरा हमेशा से यही फंडा रहा है कि मैंने अपने नोट्स हमेशा ही खुद बनाए हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि अब भी अपने नोट्स खुद ही बनाओ, किसी और के नोट्स को मत रेफर करो। हो सकता है दूसरे के नोट्स पढ़ने में तुमको कोई नई चीजें मिल जाए, वो अपने नोट्स में एडिट कर लो। बट अपनी हैंड राइटिंग से लिखोगे तो तुमको ही बाद में रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी, वो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। बिल्कुल। तो आप जब फिर आपने फोर्थ ईयर में गो क्लासेस ज्वाइन किया तो क्या डिफरेंस लगा, मतलब कि जो आप पहले चीजें पढ़ रहे थे और यहाँ जो चीजें पढ़ाई गई, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? सब डिफरेंस तो है, ऑफ कोर्स बहुत सारा है, क्योंकि वो क्लासेस में एकदम बहुत छोटी छोटी चीजों पे वो फोकस किया जाता है, जो कोई और कोचिंग वाले फोकस कराते ही नहीं है। मैंने किसी और को कोचिंग का मटेरियल देखा ही नहीं है।
बट जब वो क्लासेस का मैंने प्री ईएम और डीए मटेरियल देखा था, मुझे तभी वो चीज रियलाइज हो गई थी कि ईएम और डीए मैंने पहले भी पढ़ रखे हैं, बट इतनी क्लैरिटी मुझे इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर कभी नहीं आई, कभी भी नहीं। तो उसी वो फ्री ईएम डीएम देखने के बाद मैंने खुद ही माइंड में को पढ़ लिया था कि अब पढ़ना है तो नीचे पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना, क्योंकि इतना एकदम से ट्रस्ट बिल्ड हो गया था कि इतना अच्छा कंटेंट है और इतनी अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे हैं और इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो मेन चीज है। तो इस वजह मतलब इसीलिए गो क्लासेस का मैंने चूज किया कि इन्हीं का देखना है अब। और मेन तो यही है कि हर चीज बहुत डेप्थ में समझाते हैं, और कोई चीज नहीं जरूरी होती तो वो भी बताते हैं कि तुम्हें समझनी है तो समझ लो, बाकी जरूरत नहीं है इसे समझने की। मतलब गेट में इतना रेलेवेंट नहीं आएगा अगर, लेकिन क्यूरियोसिटी है तो उसके लिए समझ सकते हो। तो वो हम्म। क्लासेस की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो हर डेप्थ में टॉपिक कराना, और इंडिविजुअल गाइडेंस भी मिलती है, क्योंकि दीपक सर, सचिन सर को जब मैं नहीं एनरोल हुई थी उससे पहले भी जब भी मैं मैसेज करती थी तो हमेशा रिप्लाई आते ही थे। तो ये चीज मुझे उन लोगों की बहुत अच्छी लगती है कि जो एनरोल नहीं है उनके भी डाउट सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, ये तो है, सबको बराबर ट्रीट करते हैं, ये तो हाँ है। एग्जैक्टली, सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलती है। हाँ, तो जब आप कोर्स का मतलब कोर्स देख रहे थे तो काफी स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि हम वीडियोस देखते रह जाते हैं, और हमारे वीडियोस देख के हम नोट्स बनाते रह जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस छूट जाती है, इन द सेंस कि प्रीवियस ईयर नहीं कर पाते, हम रिवीजन नहीं कर पाते, वीकली क्विज नहीं दे पाते, और अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी नहीं दे पाते। तो आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, क्योंकि ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ। सब मेरे साथ तो ये इशू था कि मेरे सारे नोट्स प्रिपेयर थे थर्ड ईयर तक, जो मेन मेन टॉपिक के नोट्स थे वो सब प्रिपेयर थे। तो मेरा जो काम था वो सिर्फ यही था कि उनके वीडियोस देखना और उसमें आइडेंटिफाई करना कि मैंने ये चीज नहीं पढ़ रखी है या ये चीज कुछ अलग तरीके से पढ़ रखी है। तो उसको अपने दिमाग में फिट कराना कि नहीं, ये जो चीज मैंने पढ़ रखी थी वो तो या तो गलत है या फिर थोड़ी अधूरी चीजें पढ़ रखी हैं, तो उसको फिट कराना। तो नोट्स में सब कंप्लीट नोट्स नहीं बनाती थी, जब मैं गो क्लासेस के लेक्चर देखती थी तो जो मेन मेन चीजें होती थी वो देखती थी। और मतलब आपको शायद पता नहीं है, बट ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है कि मैंने गो क्लासेस का जो कोर्स अराउंड सितंबर अराउंड लिया था। तो मैंने जो उनका सिलेबस है बहुत कम टाइम में खत्म करा है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि उनका कंटेंट बहुत ज्यादा है, उनको चार हाँ। पांच महीने में वो सिलेबस खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उस टाइम पे ऐसा हाँ। होता था मैं दिन में मतलब बहुत सारी सारी वीडियोस देख रही हूँ, एक दिन में एक एक टॉपिक खत्म कर रही हूँ, जिस जिस टॉपिक के नो है अराउंड 20-30 घंटे के लेक्चर्स, वो मैं एक एक दिन में या डेढ़ डेढ़ दो दो दिन में खत्म कर रही हूँ। तो मेरा मेन मोटिव रहता था वीडियोस खत्म करने पे और ये आइडेंटिफाई करने में कि कोई चीज मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि हम्म। यूजुअली मैंने सब कुछ पढ़ ही रखा होता था तो बहुत कम चीजें निकलती थी, बट स्टिल मैं सब कुछ देखती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कौन सी वीडियो में कौन सी चीज निकल जाए जो मुझे नहीं पता। तो मैं सब कुछ देखती थी 1.5x पे या 2x की स्पीड पर। तो ये चीज तो मुझे इशू कभी नहीं आया कि मैं टेस्ट नहीं दे पा रही, वीकली क्विज नहीं दे पा रही, क्योंकि वीडियोस देखती थी तो उसके बाद खुद क्वेश्चंस बनाती थी। हाँ क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगता था, वीडियो खत्म करने में मुझे इतना टाइम नहीं लगता था, बट क्वेश्चंस बनाने में, वीकली क्विज सॉल्व करने में, टेस्ट देने में, उसमें टाइम लगता था। तो वो मैं मैनेज करती थी, अपना पूरा स्केड्यूल बनाती थी कि आज से वीडियो देखनी है और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी वीकली क्विज होगी या टेस्ट होंगे या फिर एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने टेस्ट होंगे वो दूंगी मैं। तो वो मेरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती थी, और मैं बच्चों को भी यही बोलूंगी आगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपनी खुद की हम्म। स्ट्रैटेजी बनाओ। मेरी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम की, बट जरूरी नहीं है मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए भी काम करे। तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ जो खुद को लगे कि तुम्हारे लिए बेस्ट है, एकदम अच्छी तरह अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी जॉब के अकॉर्डिंग जो जो वर्क कर रहा है सिर्फ उसी उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करे। बिल्कुल करेक्ट। तो और एक और डाउट आता है लोगों को कि मतलब जब हम टेस्ट लगाते हैं तो उसको कैसे करना चाहिए, मतलब रिवीजन करके टेस्ट लगाना चाहिए या पहले टेस्ट लगा लें, फिर जो मिस्टेक्स हो उनको आइडेंटिफाई करें, तो फिर जो अगर चीजें सपोज करो कि कुछ वीक एरियाज फाइंड कर लेते हैं हम टेस्ट देने के बाद या वीकली कुछ देने के बाद, तो फिर उसके बाद नोट्स रिवाइज करें या फिर पहले रिवीजन करके टेस्ट दें। तो सर टेस्ट देने की मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैंने जब कोई सब्जेक्ट खत्म करा मैं उसके बाद तुरंत वो टेस्ट नहीं दूंगी, उस सब्जेक्ट के टेस्ट मैं वेट करूंगी कि एक सब्जेक्ट मेरा अभी खत्म हुआ है तो आगे एक या दो सब्जेक्ट आगे वाले खत्म करूं, और फिर जब वो खत्म हो जाए तब मैं ये वाला सब्जेक्ट जो अब खत्म हुआ है मेरा उसको रिवाइज करके उसके टेस्ट दूं। क्योंकि अगर मैं अभी मैंने पढ़ा और अभी टेस्ट देने लग गई तो ऐसा होगा कि अभी तो मेरे माइंड में बहुत चीजें फ्रेश है, जैसे अभी दीपक सर ने कुछ पढ़ाया है तो वो मेरे दिमाग में फिट है कि अभी अभी मैंने पढ़ा है तो ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन जब दो तीन सब्जेक्ट खत्म करने के बाद मैं उस सब्जेक्ट के टेस्ट दूंगी तो मुझे चीजें वो ताजा याद नहीं रहेंगी मेरे दिमाग में। तो मैं ऐसे ही करती थी कि दो सब्जेक्ट खत्म कर लिए मिनिमम, उसके बाद इस सब्जेक्ट को रिवाइज किया, अपने नोट्स रिवाइज करे, जो भी चीजें स्टैंडर्ड थी जो भी लिख रखी है मैंने नोट्स में वो रिवाइज करे, उसके बाद उसके टेस्ट दिए।
और उसके टेस्ट देने के बाद अगर किसी टॉपिक वाइज टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आए, जैसे एक टेस्ट था डिसाइडेबिलिटी का टेस्ट टीओसी में, उसमें मेरे नंबर नहीं आए थे, तो वो टेस्ट देने के बाद मुझे पता चल गया कि अच्छा हाँ कुछ तो गड़बड़ है मेरे डिसाइडेबिलिटी के कंसेप्ट में, मुझे नहीं आते इसके कंसेप्ट। 25 में से अराउंड 10-11 नंबर आए थे, तो मुझे यानी इस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है। तो मैंने फिर डिसाइडेबिलिटी पूरी प्लेलिस्ट दोबारा बैठ के देखी थी उस टाइम पे कि नहीं ये हम्म। वाला टॉपिक मेरा बहुत वीक है, तो ये मुझे देखना है अब दोबारा। तो ऐसी ये स्ट्रैटेजी मैं सबको बोलूंगी कि सब फॉलो करो, क्योंकि ये हेल्प करती है अपने वीक पॉइंट्स ना आइडेंटिफाई करने में, बहुत बहुत हेल्प करती है ये वाली स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। और लास्ट के मंथ में जैसे आपने कैसे स्ट्रेटेजी रखी? सपोज लास्ट 2 मंथ्स बचे हैं तो लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं, मतलब इंटरव्यू ऑब्वियसली लोग बाद में भी हम्म देखेंगे, है ना? तो हम्म लास्ट में क्या स्ट्रेटेजी रखी? क्योंकि लोग रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, बट मॉक टेस्ट में भी नंबर नहीं आते हैं ऑब्वियसली, हम्म तो फिर इशू होता है। और कुछ लोग ये तक बोलते हैं, मतलब मेरे को तो कंटिन्यूअसली लोग डीएम करते रहते हैं कि क्या गो क्लासेस और गेट ओवरफ्लो की टेस्ट सीरीज सिर्फ गो क्लासेस के स्टूडेंट्स को बनी है? क्योंकि उसमें अदर कोचिंग के स्टूडेंट्स के नंबर नहीं आते। मतलब हम्म ऑब्वियसली फिजिक्स वाला अनअकैडमी और मेड जी के स्टूडेंट्स मेरे को कंटिन्यूअसली मैसेज करते रहे कि हमारे भैया नंबर नहीं आते हैं, आपने जो टेस्ट सीरीज बनवाई है, क्योंकि टेस्ट हम्म सीरीज में मैं काम करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि हम्म आपने जो टेस्ट सीरीज बनवाई है वो क्या सिर्फ गो क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए बनवाई है? तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? सर थोड़ी सी अप टू द मार्क होती है, ये तो मैं भी बोलूंगी, क्योंकि मैंने अभी फोर्थ ईयर के टाइम में मेडी जी की टेस्ट सीरीज देखी थी, उसमें एकदम मक्खन क्वेश्चन होते थे। लाइक एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और उस फॉर्मूले को अप्लाई करके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन होते थे। तो ऐसे क्वेश्चन तो गेट में पूछे भी नहीं जाते हैं दूर दूर तक, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या सोच के ये क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज में, वो भी इवन जो लास्ट के 4 मॉक आते हैं उसमें डालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो मेड इजी की टेस्ट हम्म। सीरीज इस बार मैंने दी थी, मुझे तो बहुत ही खराब लगी, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब क्या ही बोलूं अब मैं। तो गो की टेस्ट सीरीज जो मॉक्स होते हैं, एमटीज होते हैं, वो मैं मानती हूँ कि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसके प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है उसको टफ लगेंगे। बट मैं ये भी बोलूंगी कि अगर टफ लगेंगे तो वो उनको इम्प्रूव करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे को भी एक टेस्ट था जिसमें काफी कम नंबर आए थे, तो उसके बाद मैं काफी डिमोटिवेट हो गई थी कि मेरी तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन है, मुझे हर सब्जेक्ट आता है, मैंने हर टॉपिक बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा है, तो मेरे इतने कम नंबर क्यों आए? तो उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, मैं टेस्ट देते टाइम उन 3 घंटों में जो जो सोच रही थी, जो मेरा थॉट प्रोसेस था उन 3 घंटों में, वो काफी अलग था और मुझे वो चेंज करने की जरूरत है। तो ये चीजें पता चल जाती हैं टेस्ट में आकर, क्योंकि गेट का नहीं पता, इजी पेपर आ जाए तो सभी कर लेंगे, लेकिन हार्ड पेपर आ गया तो क्या? तो उस हार्ड वाले के लिए फिर प्रिपेयर होना चाहिए, हमारा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर हार्ड भी आ गया तो हम वहां जाके पैनिक ना करें। तो इसलिए मैं तो गो की टेस्ट सीरीज ही प्रेफर करूंगी, क्योंकि इजी टेस्ट कम है बट हार्ड टेस्ट ज्यादा है, तो वो भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इजी टेस्ट बना लेंगे तो वो तो सभी सॉल्व कर लेंगे ना, उसका कोई फायदा क्या है, टेस्ट सीरीज देने का क्या फायदा हुआ? तो हम्म। अगर कोई और कोचिंग से पढ़ रहा है और उनको लग रहा है कि गो की टेस्ट सीरीज हार्ड है, तो उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तीर कमान क्वेश्चन आ रहा है जो कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है या गेट में कभी आ ही नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं होता है। थोड़े हार्ड होंगे मैं मानती हूँ, बट ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है कि जो गेट में नहीं आ सकता। तो अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इम्प्रूव करने की जरूरत है, खुद पे वर्क करने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है। और अगर खुद पे एनालाइज करोगे तो 1.5 महीने में 2 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। हम्म। ओके। तो एक और क्वेश्चन लोगों का आता है कि जो कई लोग ना मैन नोट्स बनाते हैं, मतलब फुल नोट्स बनाते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं क्या? आपने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना दिसंबर एंड में जनवरी में, तब मैं भी अपने सीनियर से पूछती थी जिनकी लास्ट ईयर रैंक आ चुकी है कि आपने क्या कोई शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अगर बनाए थे तो प्लीज शेयर कर दो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने शॉर्ट नोट्स में क्या लिखूं। तो जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला था कि शॉर्ट नोट्स में बस वही सब चीजें लिखते हैं जो तुमको लगता है कि तुम्हें याद नहीं रहती है। तो फिर मुझे लगता था नहीं यार, मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी है, मुझे तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही याद है। तो मैंने फिर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, जो हैंड रिटन वाले होते हैं वो तो नहीं बनाए थे। बट एक पॉइंट आता है, जब मैं पीवाईक्यूज डिवाइस कर रही थी लास्ट के मोमेंट, जब मैंने पहली टाइम पीवाईक्यूज करे थे, तो मैंने अच्छे क्वेश्चन जो मेरे पे फर्स्ट टाइम पे सॉल्व नहीं हुए थे और जो दोबारा रिविजिट करने पे भी सॉल्व नहीं हुए थे, उनकी एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया था। मतलब आपका गेट ओवरफ्लो का लिंक होता है पूरा, तो वो लिंक मैं वर्ड में जाके पेस्ट कर देती थी कि ये क्वेश्चन मुझे आना है, इसको दोबारा खुद से सॉल्व करना है। अभी तो मैंने देख के सॉल्व करा है, बट बाद में 1-1.5 महीने बाद आके खुद से सॉल्व करना है। तो उसी पे जब मैं मॉक टेस्ट देती थी सब्जेक्ट, तो हर सब्जेक्ट का मेरा एक वर्ड डॉक्यूमेंट था। तो जब भी मैं कोई मॉक देती थी, कोई भी क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं बनता था,
तो उसी सब्जेक्ट के वर्ड डॉक में आके मैं वो पॉइंट लिख देती थी कि अच्छा इस क्वेश्चन की वजह से मुझे ये पॉइंट जो है नई चीज सीखने को मिली। तो लास्ट में इनफैक्ट पेपर से 2 या 3 दिन पहले मैंने वो सारे सारे 10-12 सब्जेक्ट के वर्ड डॉक्यूमेंट खोले और एक एक करके दिन में 2-3 सब्जेक्ट के वो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़े कि ये चीजें मुझे नई नहीं पता चली थी। और तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट मुझे एक तरीके से शॉर्ट नोट्स की तरह हेल्प करे, उसमें मेन मेन पीवाईक्यूज भी थे। आपको हम्म। शायद याद हो, अंजलि है हमारी सीनियर, अंजलि चौहान, हम्म। उन्होंने अपने शॉर्ट नोट्स शेयर करे थे टेलीग्राम ग्रुप पे। बिल्कुल तो मैंने उनके बिल्कुल। शॉर्ट नोट्स भी पढ़े थे, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प की है। उनके अच्छे भी थे, मतलब जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि अंजलि के अगर वो शॉर्ट नोट्स तुम्हें मिल जाए ना तो सच में तुम्हें बहुत चीजें नहीं सीखने को मिलेगी, तो उनको जरूर पढ़ना। हाँ डेफिनेटली, मैं इसकी पिंड कमेंट में दे दूंगा। आई थिंक वो एलुमनाई ग्रुप में सेंड किया था, तो हाँ मैं हाँ हाँ डेफिनेटली फाइंड करके दे ही दूंगा। तो जो फ्यूचर में एक्सपीरियंस कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए हेल्प होगी। हाँ। मुझे और मेरी रैंक भी उनकी ही उन नोट्स की वजह से आई है इतनी, क्योंकि बहुत बहुत डेप्थ में उन्होंने एक एक चीज लिख रखी थी। इतना तो मैंने भी नहीं पढ़ा था जितना उन्होंने हाँ पढ़ रखा हाँ था। बिल्कुल। और थ्रू आउट द 1 ईयर मतलब मोटिवेटेड कैसे रहे आप, क्योंकि बहुत अप एंड डाउन आते हैं, और हम्म। लिटरली लोग बोलते हैं कि यार मैं छोड़ रहा हूँ, अब मैं करूंगा नेक्स्ट ईयर, है ना। ऐसे मेरे को बहुत मैसेज करते हैं लोग, मतलब ऐसे बोलते हैं कि यार अब हो नहीं रहा है मेरे से, मतलब कुछ भी हो जाए मैं नेक्स्ट, बट बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर में ईयर 1 लाऊंगा। तो इस टाइप के लोगों को क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, ये सच में एक चीज है, ये सच में होता है, मेरे साथ भी होता था। ऐसा लगता था कि नहीं, इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी कुछ ऐसा ना हो जाए जो लास्ट मिनट में मेरी प्रिपरेशन को बिल्कुल बिल्कुल ही खराब कर दे, मेरी प्रिपरेशन पूरा साल खराब कर दे, मैं उन 3 घंटों में परफॉर्म ना कर पाऊँ। मुझे थॉट्स कंटिन्यूअसली आते थे। तो बट ये भी था कि ड्रॉप तो नहीं लेना, जो करना है इसी साल में करना है, अगले साल का तो पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि अगले साल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इस साल नहीं कर पाई तो अगले साल भी क्या ही गारंटी है कि मैं कर पाऊंगी। तो मैं खुद को मोटिवेटेड रखती थी। मतलब 2-3 चीजें हैं, मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है म्यूजिक सुनने का, तो गाने का भी थोड़ा बहुत शौक है। तो मैं थ्रू आउटली वो चीज करती रहती थी कि आज कभी कभी होता है ना, रात को हमारे थॉट्स ही हमको परेशान करते हैं। तो रात को 12 बजे मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो रही हूँ, तो मैं कोई भी अच्छा सा मोटिवेशनल सूदिंग सा गाना चला लूंगी। वो मुझे लिटरली बहुत मोटिवेट करता था। तो अपनी हॉबीज को परस्यू करो, ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन में ही खो जाना है। खुद को एंजॉय करो, खुद को एक्सप्लोर करो, मतलब ट्रीट योरसेल्फ गुड, मैं यही बोलूंगी। मैं भी करती थी, मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मैं अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ मंगा के खाती रहती थी, या मम्मी से बोल दिया मम्मी ये बना दो। तो जो चीज तुमको अच्छी लगती है वो करो, तो वो अंदर से इनर हैप्पीनेस देते हैं। तो ऐसे डिमोटिवेट मत हो, यही अटेम्प्ट है, इसी में करना है सब कुछ, इसी मेंटालिटी के साथ जाओ। बिल्कुल। तो अभी तो आपका रैंक बहुत अच्छा है, तो अभी क्या चूज करोगे, आईएससी या आईआईटी बॉम्बे? दो ऐसे चलता है ना, आईएससी वर्सेस आईआईटी भी। हाँ सर। हाँ सर, आईएससी आईआईटी भी चलता है। और इनफैक्ट जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था पर मुझे पता था मेरी रैंक आने वाली है, तो 1 महीने का गैप था, तो उसमें मैंने यही रिसर्च की कि कौन से कॉलेज में जाना है। तो अभी तो मेरा डिसाइडेड है, मैं आईआईएससी बैंगलोर ही जा रही हूँ। तो वाह। आईआईएससी बैंगलोर ही अब तो फाइनल, बहुत 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 कंफ्यूजन के बाद इस डिसीजन में पहुंची कि आईआईएससी बैंगलोर ही जाना है। थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हो, मतलब जनरल लोग जो अभी, मतलब आपके साथ वाले भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत, कोई कुछ लोग इंटरव्यू देखेंगे तो क्या मतलब आपने डिफरेंस पाया, मतलब कुछ ऐसा शेयर करना चाहो जो आपको लगे कि ये शेयर करने लायक, सर थोड़े मतलब। अनजनरल पॉइंट्स हैं, मतलब कोई तो सुनने के बाद ये भी बोलेगा कि ये थोड़े ना रीजन होता है कॉलेज सेलेक्ट करने का। तो मतलब मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस रही है। एक तो मेरा मेन रीजन बिल्कुल। तो वही है कि आईआईएससी जो है बिल्कुल पोस्ट ग्रेड ओरिएंटेड है, मतलब एमटेक वालों पे ही मेन फोकस है, ऑल्दो बीटेक है, बीएस जैसे कोर्सेज नहीं है, बट जो मेन कोर्स है जो वहाँ के लिए फेमस है वो एमटेक ही है। जा हम्म। अब जबकि वो आगे बाकी कॉलेजेस में नहीं है, आईआईटी बॉम्बे में भी बीटेक ओरिएंटेड है, कंपनीज आती है बीटेक की प्रेफरेंस लेती हैं। तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि मतलब मैं जा रही हूँ तो कहीं पे तो मुझे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, अब मैं मेन कोर्स में होनी चाहिए। तो एक होता है बीटेक वाले थोड़े ओवर पार कर जाते हैं मोस्टली कॉलेजेस में, हर में नहीं होता ऐसा। तो मेरा एक प्रेफरेंस था, टीए ड्यूटी नहीं होती है आईआईएससी में जो कि बाकी सारे आईआईटीज में होती है। तो ये कुछ हाँ। पॉइंट्स हैं जो मतलब काफी मेरे को हेल्प करेगी मैं हम्म। आईआईएससी जाऊँ आईआईटी बॉम्बे की जगह। नहीं एक्चुअली ये गुड पॉइंट है ये, मतलब मैंने भी थोड़ा फील किया है जब मतलब मैं था ट्रिपल आईटी ग्वालियर में। तो
कि हाँ बीटेक को मतलब कुछ कुछ कंपनी ऐसे रहती है ना कि वो बीटेक को प्रेफरेंस देती हैं। अब मे बी हम्म वो जहाँ बीटेक रहता है, क्योंकि उनका कॉलेज ही बीटेक से चल रहा है, मतलब ये चीज एग्जैक्टली। कोई ये चीज कोई बोलता नहीं है, बट हाँ हम बोल देते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ एग्जैक्टली सर, तो सेम मेरा पॉइंट था जब मैंने काफी लोगों से बात की, आईआईटी बॉम्बे के भी सीनियर से बात की, आईआईसी बैंगलोर के भी। तो मुझे यही लगा कि ये पॉइंट वैलिड है कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैंने आईआईसी बैंगलोर चूज किया। हम्म। तो रिजल्ट के पहले ही आपने आई थिंक गेट ओवरफ्लो पे वो रैंक प्रेडिक्टर में प्रेडिक्ट कर लिया था, तो हम्म। अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट सेम ही रैंक रहता है, थोड़ा बहुत तब है ना, मेरा तो रेंज एग्जैक्ट रहता सेम था। है। एग्जैक्ट, 21 ही शो वाह। हो रहा था मेरा एस्टिमेटेड रैंक होगी। ये तो बहुत ही एक्यूरेट हो गया। तो फिर मतलब रिजल्ट के दिन कैसा था फैमिली में, मतलब आपके घर वालों को कैसा लगा, सब सब लोगों घर को? वालों को मैंने एस्टिमेटेड रैंक तो नहीं बताई थी, तो उनको तो ऑफ कोर्स खुशी हुई, बट मुझे तो ऐसा था कि हाँ पता ही था इतनी आएगी। तो मुझे एज सच कोई इनर हैप्पीनेस नहीं हुई, बट जब मुझे प्रेडिक्टेड रैंक से पता चला था कि हाँ इतनी आ रही है, तब तो बहुत खुश थी मैं भी, क्योंकि इतनी तो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी सर। एक होता है ना अंडर 100 एक्सपेक्ट करना, और एक होता है बिल्कुल अंडर टॉप हाँ 25 में आ जाना। तो एकदम लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो जाता है। और मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि मैंने जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने सोचा नहीं था कि लाइफ इतनी बदल जाएगी रैंक आने के बाद, इतनी अटेंशन मिलेगी सबसे, इतना सब आके ब्लेसिंग्स देंगे, और बहुत ही लाइफ चेंज हो जाती है। अभी आईआईसी का हमारे को, हम लोगों को स्वागतम का कॉल आया है, तो मतलब पूरी आईआईसी की विजिट हम लोगों की फ्री में हो जाएगी, तो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं आगे और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करो। तुम सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी चीजें तुम लोगों के लिए इंतजार कर रही है, अभी वेट कर रही है। मुझे खुद नहीं पता था ये सब चीजें होती हैं, बट अब हाँ रियलाइज हो रहा है कि हाँ। हाँ हो रही है जब अपने साथ, तो बहुत अच्छी है चीजें। ये सब इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना चेंज होगा। बिल्कुल। तो रिजल्ट के बाद ऑब्वियसली आप कॉलेज तो गए होंगे, क्योंकि फाइनल ईयर में, तो कॉलेज में कैसा ट्रीटमेंट मिला है? क्योंकि कॉलेज में तो सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया होगा बिल्कुल। हाँ सर, कॉलेज में तो बहुत सेलिब्रिटी वाली, मतलब कोई ट्रीट करे ना करे मुझे आती है, क्योंकि मेरे कॉलेज से कभी हिस्ट्री में अंडर 100 रैंक भी नहीं गई होगी। तो मेरे कॉलेज में तो काफी था कि हाँ 21 रैंक आई है ऐसे कॉलेज से। तो हाँ। काफी फिर सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो थी, बट सबको ये भी पता था, क्योंकि पता ही था कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं गेट ओरिएंटेड हूँ, प्लेसमेंट ओरिएंटेड इतनी नहीं थी। तो सबको स्टार्टिंग से ही पता था। बट हाँ ऑफ कोर्स कॉलेज में काफी अच्छी ट्रीटमेंट मिली। लोग फोटोज मांग रहे थे कि बैनर बनाना है तुम्हारे, ये वो। तो मैं वही चलो। बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीजें चेंज होती है, और हमको अंदाजा भी नहीं होता प्रिपरेशन के टाइम पे कि ऐसे ऐसे चीजें भी हो सकती हैं। बिल्कुल। तो वही कि लास्ट में मतलब होप नहीं छोड़ना है, क्योंकि लोग हम्म सोचते हैं कि क्योंकि जैसे आपके भी ऐसे अप एंड डाउन ओब्वियसली आए ही होंगे, है ना, तो हम्म। सबके आते हैं सर, और सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उनसे टैकल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कुछ गोल ओरिएंटेड है तुम्हारा माइंड, तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तुमको खुद से भी लड़ना पड़े तो प्लीज लड़ो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वर्थफुल होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स पे बात कर ली, तो और कोई पॉइंट्स है जो आप शेयर करना चाहोगे पर्टिकुलर? नहीं सर, मेन तो यही होता है, यही सब कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे, लोग डाउट्स पूछते हैं। मेनली यही डाउट्स होते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, या कैसे नोट्स बनाए, कैसे रिवाइज करें, मॉक टेस्ट कैसे दे, एनालाइज कैसे करें टेस्ट। तो मेन डाउट्स तो सब यही होते हैं, और हमने शायद सब कुछ ही कवर कर लिया है। हाँ हाँ, वन लास्ट क्वेश्चन है ना, कि हाँ आप सर। लगभग कितने आवर्स पढ़ते थे, क्योंकि ये आवर्स वाला भी काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं नहीं, मतलब। मैंने आपको बताया ना कि मैंने गो क्लासेस का सिलेबस बहुत कम टाइम में खत्म करा है, 3 4 5 महीनों में। तो जुलाई के मतलब सितंबर के बाद, अगस्त सितंबर से तो ऐसा हो गया था कि मैं 7 7 8 8 घंटे भी पढ़ रही हूँ दिन में। तो मैं काफी पढ़ती थी, डेली नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि कॉलेज भी होता था, कॉलेज के एग्जाम्स भी होते थे, कॉलेज भी जाना पड़ता था। तो उन चीजों में हम्म। टाइम वेस्ट भी होता था, तो डेली तो नहीं पढ़ पाती थी, बट ऑन एन एवरेज मैं वीक का टारगेट करके चलती थी कि हर वीक में 5 दिन तो 8 घंटे पढ़ना ही है ऐसा। तो चाहे वो मैं वीकेंड पे जाके कवर करूँ, या चाहे वीकडेज में खत्म कर लूँ, वीकेंड पूरा एंजॉय करूँ, वो मेरे ऊपर होता था, जैसे मेरा कन्वीनियंस है डेली का, कॉलेज से रिलेटेड या घर के कामों से रिलेटेड। तो वो सब मैं मैनेज कर लेती थी, बट एक टारगेट रहता था, वीकली टारगेट, कितना करना है। हम्म। थैंक यू, मतलब बहुत सारा मजा आया। अभी मैं एक स्क्रीन आपको कंप्लीट स्क्रीन देता हूँ, तो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स उनके लिए कुछ एक एकदम टिप एग्जैक्ट कुछ देना चाहो आप।
जस्ट से। मैं तो एक्चुअली यही बोलना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंट रहो। मतलब ऐसा मत करो कि एक दिन पढ़ रहे हो और 4 दिन की छुट्टी हो रही है, और फिर 2 दिन पढ़ रहे हो फिर गैप आ रहा है। तो ये चीज मत करो। अगर कंसिस्टेंट रहोगे, चाहे दिन में 2 घंटे भी दे पा रहे हो, अगर 2 घंटे भी दे रहे हो, तो बहुत हेल्प करेगा ये। क्योंकि कंसिस्टेंसी से ना टॉपिक्स भूलते नहीं है पढ़ता हुआ। अगर आज कुछ पढ़ा है तो कल पढ़ने से पहले उस आज का पढ़ा हुआ रिवाइज करो, जैसे आधा घंटा देके। तो ये चीज, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत हेल्प करती है। जस्ट कंसिस्टेंट रहो, मोटिवेटेड रहो, और इतना मुश्किल नहीं है। इतना स्ट्रेस्ड मत लो। थोड़ा बहुत लोगे तो वो तो हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। बट ज्यादा लोगे तो वो थोड़ा डिप्रेशन साइड में जाने के लिए हो जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लो। बाकी बहुत बहुत इजी है, थोड़ा चिल मार के प्रिपेयर करो। ज्यादा चिल भी मत हो, बट नॉर्मल अच्छी तरह सब आराम से हो जाएगा।